बड़े राजा थे, इतने बड़े बादशाह थे, इतने बड़े देश के, किस तरीके से मिट्टी में मिल गए। आ, देखो हालत देखो इनकी बेचारे की, ठीक है ना। ठीक है, तो यस, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, काफी सारी चीज हमने देखी थी, 2 पार्ट हुए, दो बार मैंने कहानी सुनाने की कोशिश करी है। आप सबने उनको देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लो, है ना। पहले उसको देख लो फिर इस पे आ जाना, ठीक। तो शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ द जमींदार, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि, है ना, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं क्या चल रहा था। देखो, दो तरीके से हिस्टोरियंस बोलते हैं। वैसे बोलते हैं कि भैया अंपायर तो गिरा, लेकिन इसके इसके पीछे दो मत के क्या है, दो फैक्टर्स हैं एक्चुअली। एक तो अंपायर से रिलेटेड हो सकता है, दूसरा रीजन से रिलेटेड, आसपास क्या चल रहा था, है ना। तो अंपायर से रिलेटेड क्या हो सकता है, खुद सोचो आप, बेटे बेटे खुद सोचो। इंटरनल स्ट्रक्चर खराब होगा, है ना। इनकैपेबल रूलर आए आगे जाकर के, बिल्कुल आए जी, ऐसा बिल्कुल हमको पता है, हमने देखा है कितने जबरदस्त जबरदस्त यहाँ पर रूलर्स आए। इसके बाद ठीक है, सब देखा ना, बहादुर शाह फर्स्ट, जादर शाह फर्रुख सैयद रफीउद्दर्जा रफीउद्दौला, है ना, मोहम्मद शाह अहमद शाह आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, एंड देन बहादुर शाह सेकंड। ये सब हम देखते चले गए। तो अंपायर रिलेटेड चीजें हुई, रीजन रिलेटेड चीजें हुई, औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद से टूटना बिखरना स्टार्ट हो गए। तो बहुत से ऐसे वो लोग थे, जैसे कि कम्युनिटी, जैसे कि सिख हुए, मराठा हुए, राजपूत हुए, इनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो पूरे मुगल अंपायर को उखाड़ के फेंक दे, ऐसा भी नहीं था, है ना। हालांकि वो रेजिस्ट करते थे, वो रेजिस्ट करते थे अपनी अपनी टेरिटरीज में, कि हम जो है हम इंडिपेंडेंट, इस तरीके से बोलते थे, राइट। तो ये हमेशा से डिबेट रही है कि अगर कैपेबल रूलर आता कोई मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद, तो शायद नहीं टूटता। लेकिन ये तो डिबेटेबल क्वेश्चन है ना, टूटा तो टूटा ही, डिसइंटीग्रेशन हुआ बुरी तरह, और फाइनली तबाह, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम, अब देखेंगे हम कि कौन कौन से कारण रहे हैं, है ना। हमने एक्सटर्नल देखे थे, फिर इंटरनल्स में हमने सबसे पहले देखे थे कि वीक रूलर है। सेकंड, जो जमींदार हैं उनका एलिजियंस शिफ्ट हो चुका था, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे जानना है। तो वो जानेंगे हम। देखो जमींदारी इसमें क्या, एक तो जमींदार थे और एक दूसरे नोबल्स, है ना। तो ये किस तरीके से थे, ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, सुन लो। अब जब मैं बोलता हूँ एलिजियंस, यानी कि अब उनकी अथॉरिटी किस तरीके से टूटती चली गई, और किस तरीके से अपना जो है ये फेस करते हैं दूसरी अथॉरिटीज की तरफ। कौन, ये लोग जमींदार। देखो दो तरीके की चीजें थी, स्टेट पावर, स्टेट की जो पावर थी उसके अंदर दो तरीके के लोग थे मिडाइवल में, एक तो जमींदार हुआ करते थे और नोबल्स, है ना। तो नोबल्स तो परिवार के लोग, आसपास रिश्तेदारी, है ना, राजा। जमींदार वो होते थे जो एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। राजा मुगल बादशाह इनको अधिकार दे देता था कि है ना भाई जाओ, तुम जो है ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा, ये जमींदार तुम्हारी, ये हेरिडेटरी है, यानी कि तुम तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे को मिल जाएंगे, उसके बाद उसके बच्चे को मिल जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो इनको रायास बोला जाता, राजास बोला जाता, ठाकुर, खूत, देशमुख, ये सब इनको बोला जाता था, क्योंकि ये रिवेन्यू कलेक्ट करके लाते थे। इंपॉर्टेंट पार्ट थे, पिलर पिलर थे पूरे साम्राज्य के, है ना। अब जब पैसे आएंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलेगा, है ना, सोल्जर्स को मेंटेन कर सकेंगे, सैलरी देंगे उनकी, ये तभी। औरंगजेब के टाइम पे क्या हो गया था, ये जो जमींदार थे, बेसिकली मुगल्स ने क्या किया, ये चाहते थे कि जमींदारों को काट दिया जाए और सीधा पीजेंट्स के पास जाए हम, और उनसे जो है वो हाथ मिला ले, ताकि ये मीडिएटर्स के तौर पर ये जो काम कर रहे हैं ना, ये खत्म हो जाए। ठीक, ये इन्होंने सोचा, कौन, मुगल बादशाह और ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सीधा गया किसके पास, पीजेंट्स के पास। तो ये इससे नाराज हो गए। अब जमींदार तो उस औरंगजेब के जस्ट टाइम पे ही जो है बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, राइट। सो अब इन जमींदार ने क्या किया, बहुत से लोकल जमींदार ने क्या किया, मुगल बादशाह की तरफ एलिजेंस ना करके दूसरी जगह, यानी कि दूसरी जो पावरफुल क्लासेस थी ना अंपायर के अंदर ही, उनको थोड़ा सा एडवांटेज देना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो और अंपायर उल्टा क्या हो रहा था, वीक हो ही तो रहा था ना। तो इसका फायदा उठा करके जो वो लोकल जमींदार थे, उनके सपोर्ट से जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने ना, उन सब ने अपने इंडिपेंडेंस किंगडम्स बढ़ा ली, है ना। और फिर जमींदारों को एलिजेंस उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। डेफिनेटली जमींदारों का साथ ही नहीं है तो पैसा नहीं आ सकता एम्पायर के पास, एम्पायर इसी तरह से बर्बाद हो सकता है ना, राइट। राइट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जागीरदारी क्राइसिस की। ये भी बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो अभी समझा देता हूँ इसको, इजीली कर लेंगे, राइट। जागीरदारी क्राइसिस, देखो सबसे पहले क्या होता है, रूल ऑफ द नोबिलिटी क्या है ये। रूल ऑफ द नोबिलिटी ये है सर मैम, कि जो राजा थे उस टाइम पे, बादशाह थे, उसने ये सूबेदार बना दिया करते थे, है ना, मुगल उसके सूबेदार जागीर दे देते थे, मनसब दे देते थे। अब ये कहते थे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भैया, इसको मेंटेन करो, किस तरह चलाओ, हमें तो पैसे दे देना भैया, रेवेन्यू दे देना, और समय आने पर सेना ले आना आपके लड़ने के लिए हमारे साथ। तो कौन को देते थे, मोस्टली राजपूत रूलर्स देते थे, है ना। उसके बाद सूबेदार थे, मनसबदार थे। तो अकबर के टाइम पे काफी ज्यादा ये हो गया था, और औरंगजेब के टाइम पे भी मैक्सिमम जो दरबारी थे और जो मनसबदार थे वो ये राजपूत और हिंदूस थे, है ना। तो अब क्या हुआ था कि वहां पे कोर्ट में किस तरीके से म्यूचुअल राइवलरी बढ़ती चली गई, है ना।
जेलेसी बढ़ गई लोगों में, कंटेस्ट होने लग गया पावर के लिए। तो उसके अलावा जो सेंट्रल होल्ड था, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, वो भी नहीं आ रही थी। राइट, लेटर मुगल्स के टाइम पे कहाँ आ रही थी? मैंने अभी आपको बताया ना किस तरीके से वो रोक रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुक रहे ना किसी भी तरीके से। तो सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, प्रेस्टीज नहीं है, और कम होता जा रहा है एम्पायर का। तो अंपायर का डिक्लाइन होना तो जायज था, है ना, बिल्कुल एकदम ऑब्वियस सी बात है कि इतनी सारी चीजें अगर दरबार के अंदर चल रही, समाज के अंदर चल रही है, आपके दरबारी और उसके अलावा जो अ, हम बोलते हैं कि जो मनसबदार हैं, सूबेदार हैं, उन सबके भी अपने एम्बिशंस हैं, उन सबके रिलेटेड, राइट। तो ये बेसिकली जागीरदारी क्राइसिस, इसको इसी को बोला जाता है कि ये लोग जो है अब जागीरदार जो है वो राजा की बात नहीं मानेंगे, बादशाह की बात नहीं मानेंगे, और अपनी अब जागीर से अलग कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आती है, तो नेक्स्ट बात करेंगे, ये है द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। अब सबसे बड़ा फैक्टर यही है भैया, है ना, साम्राज्य गिर गया, तबाह हो गया, उसका कारण यही है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब राजपूत कह देते हैं कि बेसिकली मुगल्स के खिलाफ किस तरीके से हो गए थे। लेटर मुगल्स चाहते थे कि वो भी पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि मनाने करने का काम करे राजपूत के साथ, लेकिन ये इतनी सक्सेसफुल होती नहीं है ना। राजपूत खुश नहीं होते उसकी उनकी पॉलिसी से जो लेटर मुगल्स की आई थी, तो ये नाराज हो गए किसी तरीके से। फिर मराठा है ना, मराठा लेकर के हम बात करें तो मराठा इनके फॉर्मिडेबल एनिमी बन गए, है ना। अब ये क्यों? क्योंकि मुगल्स उस टाइम पे चाह रहे थे कि ये महाराष्ट्र तक ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। बाद में जो दो बेसिकली कर ये लेते थे, सरदेश मुखी और चौथ कौन, ये मराठा पेशवा, है ना। ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये जो है इसको लीगल सैंक्शन कर दिया जाए, कौन, ये बादशाह, ये लोग ये चाहते थे। तो मराठा इससे नाराज होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे जी, है ना। तो उसके अलावा फिर बाद में मराठा क्या करते हैं, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड वाले रीजन्स में जाकर के थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, है ना। ये पावरफुल हो गए, तो राजपूत का भी स्ट्रगल चल रहा है, मराठा का भी स्ट्रगल चल रहा है, तो एडवर्सली अफेक्ट किया इसने मुगल अंपायर को। तो इसी तरीके से ये भी एक कारण बना, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो कि इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, ये फाइनल ब्लो था बेसिकली मुगल साम्राज्य के पतन के अंदर। क्या था, देखो जैसे रैंक्स थी ना, जो नंबर्स ऑफ आर्मीज थे उनकी रैंक में थी, उनको काफी ज्यादा इतना बढ़ा दिया गया कि जमीन ही नहीं बची अब जागीरें बांटने के लिए। तो जब भी मनसबदार बनाया जाता था, उसको जमीन दी जाती थी, जागीर दी जाती थी, वो बची ही नहीं, है ना। औरंगजेब ने जरूर ट्राई किया था ये कि जागीर इस तरीके से कम होगी, जिसको बेजारी बोला गया, और इनकी इनकम बढ़ा दी गई थी बेसिकली ऑन रिकॉर्ड्स, है ना। उस टाइम पे ये एक चीज की गई थी। उसके बाद खलीसा लैंड जो कि सरकारी जमीन होती थी, उसमें भी रिडक्शन किया गया, ये बांटी गई, है ना। और बहुत सी ऐसी कोई देखो सिग्निफिकेंट काम ही नहीं हुआ इस टाइम पे, ना साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, ना खेती बाड़ी पे ध्यान दिया गया, ना कुछ ऐसा। तो किस तरीके से बढ़ेगी भैया आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी? नहीं बढ़ सकती ना, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक, जो कि औरंगजेब के डेथ के बाद ना मल्टीपल मल्टीपल हो गए, बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ गए। और जो रूलर थे वो डेफिनेटली वीक थे, इनकॉम्पिटेंट थे, और सेंट्रलाइज सिस्टम मेंटेन रख नहीं सके, है ना। तो सब टूट टूट के अलग हो गए। अब बात करते हैं जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज का हमारा टॉपिक, है ना। ये जबरदस्त है, ये इसको सुनो बहुत ही इजीली वे में, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, राइट। अब बात करते हैं जो ये रीजनल स्टेट्स थे। देखो इसमें तीन कैटेगरीज में इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है, बड़े सिंपल है, सक्सेसर और एक इंडिपेंडेंट और एक नए। ऐसे स्टेट जो कि सक्सेस स्टेट रहे हैं, यानी कि वो जो मुगल प्रोविंसेस से टूट करके अलग बने हैं, ठीक है, अंपायर से टूट के कुछ नया बन गया। इंडिपेंडेंट किंगडम्स वो रहे जो कि डीस्टेबलाइजेशन जब मुगल अंपायर हुआ तो उससे निकल के एग्जिस्टेंस में आए वो। और नए स्टेट डेफिनेटली, है ना, जो कि रिबेल करके बने हैं डेफिनेटली, है ना, रिबेल जिन्होंने किया। तो कौन कौन आता है भैया सक्सेस स्टेट में? डेफिनेटली कौन कौन आएंगे? सबसे पहले तो आएंगे ये अवध, है ना। उसके बाद बंगाल, एंड फिर ये हमारे, हम बात करते हैं हैदराबाद की, है ना, निजाम। नेक्स्ट बात करता है इंडिपेंडेंट किंगडम्स। इंडिपेंडेंट में कौन आएगा? मैसूर, है ना, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम पे था। केरला और राजपूत स्टेट्स। न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कौन कौन था? जैसे कि मराठा हुए, सिख हुए, है ना, उसके अलावा जाट हुए, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पार्ट थे। तो ये क्लासिफिकेशन जरूर थोड़ा सा, है ना, एक बार देख लेना अच्छे से, याद रखना इसको। अच्छा, इनके अलावा एक और बात बताऊं आपको, एक और कैटेगरी में आप इनको बांट सकते हो, वो है अनटच्ड स्टेट्स, ठीक है। ये अनटच स्टेट्स है। और अनटच स्टेट्स में कौन कौन आएंगे? जो कि मुगल साम्राज्य के टच में भी नहीं थे, और ना उनपे इस चीज का कोई इम्पैक्ट हुआ। अब ऐसा कौन कौन से थे भैया?
वो थे जैसे कि आपके जो आपके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जो पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट था, है ना, तो मुगल्स के दौरान को टच नहीं किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं हैदराबाद की बात अगर हम करें, तो हैदराबाद में तो सबसे पहले कौन था, हैदराबाद का फाउंडर कौन को माना जाता है? हाँ, एक सेकेंड, ये हैदराबाद का फाउंडर माना जाता है निजाम उल मुल्क को। ठीक है, आसफ जहाँ हाउस ऑफ हैदराबाद इसने लेकर के आया था किलिच खान को, और बोला जाता था निजाम उल मुल्क नाम से ये वहां का निजाम बना, है ना। तो बेसिकली अब इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवध की। देखो अवध का तो ऐसा है ना कि अवध का जो नवाब था, अवध का जो नवाब था, सॉरी फॉर दिस, सॉरी सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी। देखो इसमें अवध का जो नवाब था एबलेस पर्सन था, सादत खान नाम से। एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी बना ली इसने, है ना, राज्य बना लिया। अब क्या नाम, किस नाम से, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क नाम से इसने यहाँ पर अपने आप को सिचुएट कर लिया। ठीक है, शिया मुसलमान था। अब क्या हुआ कि बेसिकली सादत खान ने सैयद ब्रदर्स को मराने का भी जो प्लानिंग था उसके अंदर साथ दिया था मुगल बादशाह का, तो इसका बाद में मनसा बढ़ा दिया गया। अब सादत खान ने बाद में सुसाइड कर लिया था। ठीक है, आपको पता है इसने बाद में सुसाइड कर लिया था, क्यों? क्योंकि नादिर शाह ने इसको इतना धमकाया कि और पैसे लाओ और पैसे लाओ, कि इसने सुसाइड ही कर लिया। ठीक है, इतना ये बात थी। तो अवध की डायनेस्टी के ही पार्ट हम पार्ट थे, जो शुजाउद्दौला की हम बात करते हैं, फिर आसफुद्दौला, सादत अली, वाजिद अली, है ना, ये सब हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल। बंगाल भी भैया अपने आप को अलग ही जो है मानता था, और उसने अलग इंडिपेंडेंट बना ही लिया था अपने आप को। ठीक, राइट। अब देखो बंगाल की कहानी क्या है, बंगाल की कहानी बहुत सिंपल है। इसका फाउंडर कौन था? मुर्शिद कुली खां। कौन है इसका फाउंडर? मुर्शिद कुली खां। एंड मुर्शिद कुली खान ने बेसिकली बहुत ही कैपेबल रूलर था। इसने बंगाल को बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट बना दिया। 1727 में इसका जो बेटा था शुजाउद्दीन, है ना, उसने इसको सक्सीड कर लिया। फिर लेटर सरफराज खान ने आ गया। ठीक है, इसी बेसिकली डेप्यूटी गवर्नर जो बिहार का था, घेरिया में, उसको इसने बेसिकली हरा करके ही इंडिपेंडेंट रूल स्थापित किया था। एंड इसी के आगे जो हम बोलते हैं कि वंशज है, वही है शुजाउद्दौला, मीर जाफर, है ना, मीर कासिम, फिर मीर जाफर वापस से उसको नवाब बना दिया गया था, इस तरीके से, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लो ये राजपूत की। राजपूत में क्या था, बेसिकली इन्होंने एक अलायंस बनाया था अपने इंडिपेंडेंस को रीस्टेब्लिश करने के लिए 18th सेंचुरी के बाद में। अजीत सिंह ने क्या किया, एक अलायंस बनाया जय सिंह सेकंड और दुर्गादास राठौर के साथ। अब जो जय सिंह सेकंड था ना, वो वही है जिन्होंने जयपुर बसाया था, राइट। अब इनका अलायंस जो है टूट गया, जहाज चला नहीं, है ना। तो एक टाइम पे जो बेसिकली राजपूत मुगल्स ने इन पे अटैक करना चाहा, तो वो भी काफी अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि कमजोर थे, है ना। तो राजपूत इतने ताकतवर हो गए थे कि एक टाइम पे दिल्ली का जो साउथर्न पार्ट है वहां से लेकर के पूरा वेस्टर्न कोर्ट इन्हीं के कब्जे में था। समझ रहे हो कितने ताकतवर हो गए थे ये भी एक टाइम पे, राइट। फिर बात करते हैं मैसूर की। तो मैसूर की कहानी आप सबको पता है, मैंने काफी बार सुना दी। मैसूर की कहानी, वुडियार्स वहां का राजा था, हिंदू राजा। उसका सेनापति था हैदर अली, जो कि सैनिक था पहले, और उसने काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने कंट्रोल कर लिया यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से ये चलती है कहानी मैसूर की। फिर केरला। केरला केरला में कौन था, एक सेकेंड, केरला की अगर हम बात करते हैं, केरला की अगर हम बात करें तो वहां पर था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने अपना इंडिपेंडेंस स्टेट केरला बना लिया, त्रवणकोर के पास, त्रवणकोर उसकी कैपिटल बना ली, है ना। कन्याकुमारी से कोचिन तक ये रहता था, इसका साम्राज्य था। ऑर्गेनाइज भी कर लिया अपनी आर्मी को वेस्टर्न मॉडल पे। ठीक है, नई मॉडर्न आर्मी इसने वहां पे बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से केरला भी सेटल। नेक्स्ट हम अगर हम चाहें तो बात कर सकते हैं जाट्स की। जाट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्या बोलता है सुल्तान में, हरियाणा का जाट है क्या? राइट। तो जाट जो है वो बहुत ताकतवर है। इन्होंने ये एग्रीकल्चरलिस्ट जाट है। दिल्ली, मथुरा, आगरा के वाला रीजन जो है ये, है ना। तो उस वाले ऑपरेसिव पॉलिसीज थी काफी ज्यादा औरंगजेब की। औरंगजेब उनका दमन करना ही चाहता था बहुत टाइम से। अब दो लीडर हुए थे इस टाइम पे, चूड़ामन और बदन सिंह, है ना। इन्होंने जाट स्टेट को, भरतपुर को बनाया थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन सूरजमल, सूरजमल की कहानी जरूर पढ़ना गाइस। सूरजमल इज अ वेरी ब्रेव, वाज अ वेरी ब्रेव जो है जाट लीडर था। तो सूरजमल के टाइम पे ना इनकी पावर जेनिथ पे थी। उधर गंगा का जो, गंगा से लेकर चंबल तक पूरा साउथ में
आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ भी इसके साम्राज्य में आने लग गया था, यानी कि इनकी टेरिटरीज में। है ना, बाद में जाट एम्पायर जो था, इनकी टेरिटरी वो कम होनी चली गई। क्यों? क्योंकि सूरजमल की डेथ हो गई थी 1760s में। तो इस तरीके से, है ना, तो वहां के फिर जो पेटी जमींदार थे छोटे मोटे, उन्होंने लूट ली और उन्होंने क्या करा, आपस में बांट ली उसको। ठीक, इस तरीके से जाट का यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं सिखों की। तो यस, सिख, सिखों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? गुरु गोबिंद सिंह। यस, डेफिनेटली। इन्होंने मिलिटेंट सेक्ट बनाया था ताकि डिफेंस कर सके रिलीजन का और लिबर्टी का। बंदा बहादुर ने लीडरशिप ले ली, फिर नादिर शाह का हमला हुआ, अहमद शाह अब्दाली का हुआ। तो उस टाइम पे क्या किया, सिख ने वापस से अपनी अथॉरिटी को क्या कर लिया, रीअसर्ट कर लिया, असर्ट कर लिया, राइट। 12 मिसलें बना दी थी उस टाइम पे। 12 मिसल थी उस टाइम पे, जिस मिसल यानी कि कॉन्फेडरेसीज, है ना, यानी कि टुकड़े थे इनके, तो मिलके एक सिख साम्राज्य बनता था। तो उसमें से एक सिख थी, शुक्र, एक मिसल थी शुक्र चकिया मिसल, जिसके लीडर थे बेसिकली ये हमारे गुरु गोविंद सिंह के पिताजी। ठीक, रणजीत सिंह के पिताजी। तो क्योंकि रणजीत सिंह जो थे, इनका एक स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है। ठीक है, ये मोहन सिंह, बेसिकली मोहन सिंह शुक्र चक्रिया मिसल के लीडर थे, उसके उनके बेटे थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की हम बात करते हैं तो इनका साम्राज्य भी काफी बड़ा हो गया, सतलज से लेकर झेलम तक हो गया था, है ना। और अमृतसर को इन्होंने बाद में अपनी क्या बना ली, अमृतसर को इन्होंने बाद में अपनी कैपिटल बना ली थी, है ना। एंड अमृतसर की ट्रीटी भी हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ रणजीत सिंह ने, है ना। और सतलज नदी को टेरिटरी मान लिया गया कि ना तो आप इधर आए, ना तो आप इधर आएंगे ना हम उधर आएंगे, इस तरीके से। फिर बाद में ट्रिपरटाइट ट्रीटी भी होती है इंग्लिश के साथ और शाह शुजा के साथ भी, मुगल जो बादशाह था, इस तरीके से। तो ये तो इस तरीके से सिखों का हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं मराठास के साथ। मराठास की कहानी कुछ इस तरीके से है कि, एक सेकेंड, जो मराठास है, मराठास की कहानी कुछ इस तरीके से है। अब मराठाओं के टाइम पे ऐसा ना, बहुत ही फॉर्मिडेबल प्रोविंस इन्होंने बनाकर रख दिया था। मराठास ने बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया सेंट्रल इंडिया में। पेशवा की लीडरशिप में बहुत ही काफी काफी केपेबल लीडर्स थे, राइट। तो अब इसमें आता है कि पहले तो इनको बोला जाता है कि चिप इनहेरिटर हैं, जो मुगल साम्राज्य गिरा तो अब ये इनहेरिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी जो इनवाइट भी किया गया था राघोबा जैसे लीडर्स को, है ना। बाद में अहमद शाह अब्दाली ने चैलेंज कर दिया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनको समेट दिया, है ना, कि इनको मराठास को। तो अब उनसे कभी रिकवर नहीं किया इन लोगों ने, सॉरी आई मीन जो है क्विकली रिकवर कर लिया और फिर चैलेंज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब मराठा हाउस में यही कैपेबिलिटी जबरदस्त मानी गई थी कि जो है रिकवर बड़ा जल्दी कर लेते थे। हालांकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बड़ा खूंखार युद्ध हुआ था, है ना, लेकिन उसके बाद भी रिकवर किए और ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा खासा चैलेंज दिया। अब यहाँ जानो नीचे रोहिला खंड पे, रोहिला खंड और फर्रुखाबाद की जब बात करते हैं तो देखो उस टाइम पे क्या चल रहा था कि जब अफगानिस्तान से इन्वेजन हो रहे थे, नादिर शाह जैसे लोग आ रहे थे, तो उस टाइम पे माइग्रेशन भी तो होगा ना, काफी ज्यादा डेफिनेटली होगा, है ना। तो उस टाइम पे इतना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल हो गया। यहाँ पर एक बंदा आया अली मोहम्मद करके, अली मोहम्मद खां करके। अब देखो इस बंदे की एक बात बताऊंगा आपको अभी आगे चल के, लेकिन पहले उसके पहले सुन लो, ये रोहिला खंड इसने बसाया था। रोहिला खंड इसने बसाया, ये रोहिला खंड वही कुमाऊं हिमालय वाला रीजन है, गंगा के ऊपर वाला, है ना। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, रोहिला खंड नादिर शाही इसको यहाँ पे छोड़ के गया था। नादिर शाह का एक गुलाम था ये बेसिकली। तो लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना ही साम्राज्य बना लिया रोहिलाखंड करके, राइट। तो अब इसकी इतनी पिटाई लगी है ना, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं पिटा ये जितना ये रोहिलाखंड का ये जनाब पिटा है अली मोहम्मद, इसको बहुत मारा गया है। इसको मैं बताऊं, जाटों ने मारा इसको, अवध के रूलर ने मारा, मराठाओं ने मारा, ब्रिटिशर्स ने मारा, है ना। अफगान ने भी पिटाई की इसकी। तो बाद में क्या हुआ कि इसने इतनी इतनी मदद चाहिए, नादिर शाह को वापस बुलाया कि मराठाओं को ठिकाने लगाता है इस तरीके से। फिर वो नादिर शाह आता भी है ना, अहमद शाह अब्दाली भी आता फिर। तो तो इसका ये था भाई, है ना। अब ये हमारे बेसिकली इस लेसन में हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से ये जो साम्राज्य थे वो मुगल एम्पायर से तोड़ चुके थे, भाग चुके थे यहाँ से, भैया हम तो जा रहे हैं और मुगल बादशाह यहाँ पे रोक रहा है ना, लेकिन रुकेंगे नहीं हम। हाँ, हालांकि ये भी बात हम मानते हैं कि ये जो रीजनल स्टेट थे इतने इतने वो नहीं थे, इतने क्या बोलते हैं उनको, इतने ताकतवर नहीं थे, लिमिटेशन थी, है ना। एक साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना पाए, है ना। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुगल एम्पायर को चैलेंज तो कर दिया, अब बाद में उसको स्टेबल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनफ सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए थी अगेंस्ट द यूरोपियन जो आक्रांता थे, ब्रिटिशर्स मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो, है ना। तो ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पर इसको काफी ज्यादा क्राइसिस हो गया। फिर जागीरदारी में दिक्कत आने लगी, इसने इंटेंसिफाई कर दिया जो कि इनकम थी
और बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम की अगर हम बात करें वो तो बुरी तरह गिरी, है ना। खजाने खाली हो गए इन सबके। बहुत से हम बोलते क्रेडिटर्स डेटर्स बढ़ गए इतने लोगों के, है ना, कि इतने कर्जे में हो गए हर कोई, एग्रीकल्चरलिस्ट मोस्ट स्पेसिफिकली, जो कि मोस्ट सफर की हैं। इंटरनल ट्रेड हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, ये सब इतने डिसरप्शन पे चले गए इन सब चीजों के होने के बाद। संभला नहीं बेसिकली इनसे एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के न होने के कारण। पॉलिटी बिगड़ चुकी थी, रीजनल कैरेक्टर के जो थे ये, है ना, कोलैबोरेटिव सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ये, जमींदार, मर्चेंट, लोकल नोबल्स को, चिeftains को, इन सबको। तो इस तरीके की लिमिटेड लिमिटेशंस और नेचर था बेसिकली इन रीजनल किंगडम्स का, है ना। अच्छा, अगले लेसन में ना मैं आपको पता है क्या बताऊंगा, अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ तो उस टाइम पे, और जब ब्रिटिशर्स भारत में आ रहे थे, इंग्लिश जब आ रहे थे, तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही थी, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पे एक जो है पूरा समरी टाइप बना करके डाल दिया कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों के लिए एक फाउंडेशन बना यहाँ पर इंडिया में आने का, और फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि पर्सनल डेस्पोटिज्म, ये एक कारण था। एब्सेंस ऑफ डेफिनेटिव लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, तभी तो हर मुगल बादशाह अपना जो है वो उसको लॉ ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ना पड़ा। फिर हम बात करते हैं कि जो वीक रूलर्स थे, है ना, डीजनरेशन हो गया नॉबिलिटी का, उसका डेटरेशन हो गया आर्मी का, आर्मी खत्म हो गई, और अंपायर इतना बड़ा था कि, और वीक रूलर थे, है ना, वीक सेंटर था इतना। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी और दक्कन पॉलिसी इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। और दूसरा, इंटरफेरेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द यूरोपियन, ये तो था फाइनल ब्लो टू द फॉल और डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया, अगले चरण में देखेंगे कि किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज रही और सोशल पॉलिसी बेसिकली कंडीशंस रही थी उस टाइम पे, है ना। सोने की चिड़िया इंडिया को बोला जाता था, किस तरीके से अंग्रेजों ने अब खाना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट होता है वो सोने की चिड़िया वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो रीजनल किंगडम्स हमने यहाँ पे देखे थे, हैदराबाद की हमने बात करी, अवध की बात करी, राइट। उसके बाद बंगाल की बात करी, राजपूत की बात करी, मैसूर की बात करी, हैदर अली, टीपू सुल्तान, केरला की बात करी, मार्तंड वर्मा, जाट्स, उसके बाद सिख की बात करी, गुरु गोविंद सिंह एंड गुरु, फिर बाद में रंजीत सिंह, मराठास की बात करी हमने, मराठा पेशवा, रोहिला खंड और फर्रुखाबाद की हमने बात करी, ठीक है। ठीक है, तो मैं देखो कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको ये इस तरीके से कहानी सुना दे रहा हूँ, उसके बाद नोट्स से कंप्लीट करा दे रहा हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है। ये वाला जो अप्रोच लेकर के चलते हैं तो काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। और अगर कोई और आपको चेंजेस करवाने हैं तो अभी मुझे बता देना, जो ताकि आने वाले लेसन में उसको इंप्रूवमेंट कराने की मैं कोशिश कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे, है ना। अभी तक 3 बार मैंने आपको कहानियां सुनाई है। दिस इज द फोर्थ पार्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, कि ब्रिटिशर्स जब अंग्रेज भारत में आए तब भारत में क्या स्थिति परिस्थिति, हाँ परिस्थितियां थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको काफी कुछ चीजें बता दी, मुगल्स के बारे में बता दिया, क्या सिचुएशंस रही थी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब ग्राउंड्स रेडी कर रहे हैं कि एक माइटी एम्पायर, यूरोपियंस आएंगे, क्या बोलते हैं उनको, अंग्रेज, वो आएंगे, और किस तरीके से उनके लिए रेडी यहाँ पर प्लेट परोसी हुई मिलेगी उन्हें, ठीक है। तो इस वाले लेसन में, इस वाली कहानी में हम बात करेंगे अबाउट कि किस तरीके से ये जो भारत है ना, भारत हम किस बेसिकली, भारत को बोला जाता था सोने की चिड़िया, डेफिनेटली भारत वाज दी सोने की चिड़िया। एंड किस तरीके से इसके बारे में जो है थोड़े बहुत फैक्ट दूंगा मैं आपको, क्यों बोला जाता था, ऐसे ही नहीं बोला जाता था, इसके पीछे इसकी बेकिंग इतनी स्ट्रांग है ना कि इंडिया का डंका बजता था पूरे वर्ल्ड में, इतना जबरदस्त, इतना अमीर देश था भारत, सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था उसको, ठीक। तो क्या बोलते हैं इसको, लूट लिया जाए, हाँ लूट लिया जाए फिर, कौन सोच रहे हैं, डेफिनेटली जो यूरोपियन से, कॉलोनियल माइंडसेट से आए थे, आक्रांता आए हैं इतने सारे, उन सबने मिलकर भारत को लूटा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पर हम देख के आए सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे क्या कंडीशन थी, है ना, सामाजिक और जो आर्थिक परिस्थिति थी। देखो 18वीं सदी में ना भारत यहाँ पर आया ना, तो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। क्योंकि नहीं हो रही थी, इंडिया लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट बन चुका, लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से, यहाँ या तो एक तरफ जबरदस्त एक्सट्रीम पॉवर्टी है, या फिर जबरदस्त एक्सोरियस लग्जरियस लाइफ है ना। तो लग्जरियस लाइफ किन की थी सबको पता है, अब पुअर लोग जो थे वो और पुअर हो गए थे, तो सबसिस्टेंस लेवल तक की भी यहाँ पर दिक्कत थी, है ना। सस्टेन बेसिकली ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे कुछ लोग, लेकिन रिच और पावरफुल उसी टाइम पे लग्जरी और लेविशनेस के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, है ना। 100 साल तक बढ़िया अच्छे से इन्होंने लूटा। बाद में भारत ने ब्रिटिश रूल के टाइम में हम जब बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके अंदर एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर यहाँ पर हम बात करते हैं कृषि। तो अगर देखो
सबसे पहले तो टेक्निकली बहुत बैकवर्ड थे हम, यहाँ पर कोई मशीनें नहीं लगाई इन लोगों ने किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर को ले। हार्ड लेबर करते थे पीजेंट्स, यहाँ पर सबको पता है क्या परिस्थिति थी। हार्ड वर्किंग क्लास थे, है ना, कुछ मिलता नहीं था इनको इनके लेबर का। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था वो बाकी सोसाइटी में बंटना चाहिए, है ना, लेकिन वो बहुत ही मिसरेबली इनएडिकेट था, राइट। कितना भी हार्ड वर्क किएगा लोग कर ले। उसके अलावा इतना एक्सोर्बिटेंट अमाउंट देते थे इनको, है ना, जबरदस्त कम, एकदम कम, इनकी इनकी मजदूरी का इनको कोई हिस्सा इनको पड़ता ही नहीं था। उसके बाद जमींदार जागीरदार थे, रेवेन्यू फार्मर्स थे, है ना। तो ये इनकी कंडीशंस ना ये ब्रिटिशर्स टाइम पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। तो एक वन ऑफ द रीजन ये है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने का, एग्रीकल्चर। दूसरी बात करते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की। तो कुछ अगर हम बोले तो उस टाइम पे ज्यादा इन्होंने फैक्ट्रियां तो डाली नहीं थी, लेकिन जब डाली ना तो क्या कंडीशन रही उसकी, तो ये रही कि इंडिया ना हैंडीक्राफ्ट के मामले में जो हाथ से बनाए हुए सामान होते हैं उसमें इंडिया जबरदस्त है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी जबरदस्त है हम एक टाइम पे, है ना। इम्पोर्ट नहीं करते थे हम लार्ज स्केल पे। बाद में हमको जब ये आजादी के टाइम पे बात पता चली तो किस तरीके से हमने वीट एक्सपोर्ट की, इम्पोर्ट की एक्चुअली, है ना। दूसरी तरफ हम देखें तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत डिमांड में थे फॉरेन मार्केट्स में, है ना। तो पहले तो एक्सपोर्ट ज्यादा होता था इंपोर्ट से, है ना, बाद में जाकर के ये रिवर्स हो गया। तो दूसरी तरफ हम बात करें तो सिल्वर एंड गोल्ड की, तो इंडिया में जबरदस्त, इंडिया वाज अ सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल्स, है ना, जबरदस्त यहाँ पे मेटल निकले। तो कुछ चीजें हैं जैसे हम यहाँ पे क्या करते थे, कुछ चीजें इंपोर्ट करते थे। जैसे पर्शिया से क्या करेंगे, पर्शिया से हमने पर्ल्स मंगा लिए, नगीने जो होते हैं, और जो पर्ल्स जो कीमती पत्थर होते हैं वो। उसके अलावा रॉ मटेरियल, रॉ सिल्क एक्चुअली, वूल, डेट्स, डेट्स यानी खजूर। उसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स, रोज वाटर, ये सब मंगाते थे। अरेबिया से हम क्या मंगाते थे, कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स, है ना। उसके अलावा हनी, चाइना से डेफिनेटली जो चाय है और शुगर है, ये सब। तिब्बत से गोल्ड मस्क आता था, अफ्रीका से आइवरी आते थे, ड्रग्स आते थे, यूरोप से वुलन आता था, है ना। एक्सपोर्ट क्या करते थे हम, बेचते क्या थे उस टाइम में, कॉटन टेक्सटाइल जबरदस्त बिकती थी, ओपियम, राइस एंड वीट, शुगर, पेपर, है ना, ये सब चीजें जाती थी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंटर्स भी थे टेक्सटाइल्स के, जो इंडस्ट्रीज जैसे डक्का, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, बरोच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, ये सब थे। कश्मीर वॉज अ सेंटर फॉर वुलन, राइट, ये बात याद रखना। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे बनाई गई, एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, केरला कोस्ट पे भी बनाई गई, कैलीकट में, राइट। उसके अलावा शिवाजी भोसले को भी यहाँ पर क्या दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि इंडिया की फर्स्ट नेवी इन्होंने बनाई थी, है ना। गुड डिफेंस करता था उस चीज को लेकर के ब्रिटिश के खिलाफ। अच्छा, आपको पता है बिपिन चंद्र क्या बोलते हैं? बिपिन चंद्र ये बोलते हैं कि बहुत से यूरोपियंस ने इंडियन मैड शिप्स को परचेज किया, बाय किया, और वो उसको यूज करते थे, ऐसा बिपिन चंद्र उनका कहना है। अच्छा, बात करते हैं एजुकेशन की। सॉरी, थोड़ा सा गला जो है वो खराब है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। तो शिक्षा की क्या परिस्थिति स्थिति थी, देखो बेहाल थे, बहुत ट्रेडिशनल। हम बात करते थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोपियंस, जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वेस्ट में तो काफी रैपिड डेवलपमेंट हो चुका था। वो चाहते थे कि जो नई नेचुरल साइंसेज है, फिजिकल है, ज्योग्राफी, इसके बारे में पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक, लिटरेचर, लॉ, ये सब, है ना। तो हिंदू के बच्चे जो जाते थे वो पाठशाला में जाते थे, मुस्लिम्स के जो एलिमेंट्री स्कूल्स थे वो मकतब थे, राइट। तो फीमेल प्रेजेंस तो बहुत ही रेयर थी, है ना, सिर्फ अमीर घराने की लड़कियां ही जो उस टाइम पे जा सकती थी। एक यहाँ पर वर्ड्स है जिसको आप जो है मेंशन कर लो, जिसको बोलते हैं चतुष्पति और टोल्स। ये बेसिकली बिहार में इनको कहा जाता था, ये हायर एजुकेशन के सेंटर हुआ करते थे। इसके अलावा हायर एजुकेशन कहाँ होती थी, काशी में, तिरहुत में, नादिया, उत्कला में, ठीक है। और मदरसास भी कई कई जो थे वो थे, जिसमें पर्शियन और अरबिक पढ़ाई जाती थी, जो कि कोर्ट लैंग्वेज थी बहुत टाइम तक, बहुत से जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां पर, राइट। तो इस तरीके से पर्शियन एजुकेशन पढ़ाई गई, थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी इसके अंदर, एंड फिर उस तरीके से यहाँ पर काम चलता था। 1813 में, एक बात यहाँ पर नोट कर लो, 1813 में एक यहाँ पर गवर्नर जनरल था, क्या नाम था उसका, हेस्टिंग्स था ना, यस डेफिनेटली हेस्टिंग्स ने, मुझे याद आ रहा है, उसने एक बात बोली थी, उसने बोला था कि इंडियंस हैड इन जनरल सुपीरियर इंडाउमेंट्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, कॉमन देन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। यानी कि इंडियंस में जो कैपेबिलिटी है ना, इन जनरल भी अगर हम देखें, रीडिंग में, राइटिंग में, अर्थमेटिक में, है ना,
तो इन सब वो सुपीरियर होती है सबसे ज्यादा। ये वॉरेन, ये हैस्टिंग बोल रहा है 1813 में, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा अच्छा, ये तो हमने बात करी शिक्षा की, एजुकेशन की। इसके बाद सोसाइटी की क्या कंडीशन थी। हाँ, सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, ब्रिटिशर्स ने क्या देखा। चलो ऊपर देखे, अब उन्होंने कैमरा लगा रखा है, ड्रोन लगा रखा है, अब वो नीचे क्या देख रहे हैं, इस तरीके से समझो आप। अब वो देख रहे हैं भैया, ये तो समाज 18वीं सदी का भारत, जिसके अंदर इतनी ब्रॉड कल्चरल यूनिटी है, लेकिन फिर भी डिवाइडेड है। डेफिनेटली एक सर्टेन डिग्री तक तो यूनिटी रहती है ना एक देश में, अगर इतने सारे लोग रह रहे हैं, है ना। कहीं कोई बाहर से आया तो उसकी तो वो जो कटा कटा रहेगा ना, वो वाली कल्चरल यूनिटी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो डिवाइडेड कौन से बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, रीजन, ट्राइब, लैंग्वेज, है ना। फैमिली सिस्टम भारत में होता है पैट्रियार्कल थे, हमेशा से पैट्रियार्कल ही रहा है ना। और कास्ट तो बेसिकली डिवाइडेड है ही से, सोशल लाइफ जैसे हिंदूज है, मुस्लिम है, इस्लाम है उसमें। तो चार वर्णास होते हैं भारत में। कौन कौन से चार वर्णास होते हैं। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, डेफिनेटली, है ना। तो इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ उनका जो जन्म जन्म, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके अलावा भी, वर्णास के अलावा भी सब कास्ट हैं। सब कास्ट के अलावा भी यहाँ पर कास्ट काउंसिल्स हैं, पंचायत है, जो कि ये कास्ट के जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, इनको इंप्लीमेंट करती हैं, इन्फोर्स करती हैं। इस्लाम में भी ऐसी बात नहीं है कि वो डिवाइडेड नहीं है, वो भी था, है ना, कास्ट, रेस, ट्राइब के स्टेटस के बेसिस पे। जैसे कि शिया सुन्नी नहीं होते थे, उनके अलावा ईरानी, अफगानी, तुर्रानी, हिंदुस्तानी, इन तरीके से। इसमें एक डिफरेंशिएशन ये भी होता था कि एक होते थे शरीफ मुस्लिम्स, जिसको बोलते थे जो नोबल्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, आर्मी अफेयर्स के से जानकार होते थे। उसके बाद होते थे अजलफ। अजलफ मुस्लिम्स होते थे, लोअर कास्ट मुस्लिम्स, है ना। इनको भी वैसे ट्रीट किया जाता था जैसे जैसे हिंदूज में जो शूद्राज, उनको ट्रीट किया जाता था उस तरीके से। तो इंडिया वॉज डिवाइडेड डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दीज, राइट। रिलीजियस कन्वर्जेंस भी होते थे, है ना। और ये एक मेजर डिवाइसिव फोर्स थे उस टाइम पे। तो ये सबसे, मैं जो है सबसे वीक पॉइंट यहाँ मानता हूँ, जहां पर अंग्रेज खेल गए, है ना, यहाँ खेल गए वो, इस सोने की चिड़िया को जो है इस तरीके से कुतर दिया उन्होंने। और वुमेन की बात अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो देखो, कर लो, है ना, लेकिन वही बात है, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी इंडिया में। बस कुछ कुछ जगह नहीं थी कहीं के मैट्रियार्कल था, जैसे केरला वाले रीजन में कुछ कुछ थी, है ना। अब यहाँ पर फ्यू एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं। जैसे अपर क्लास विमेन थी, वो ज्यादा प्रोसिक्यूशन थी, है ना, वो ज्यादा प्रोसिक्यूट थी, क्योंकि वो तो हमेशा घर में रहेंगी, बाहर निकलेंगी नहीं, है ना। लोअर क्लास वुमेन है, वो फील्ड्स में जा सकती है, आउटसाइड जा सकती है, राइट। उसके अलावा सती की प्रथा है, पर्दा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, पॉलीगैमी है, ये सब चीजें जो है बहुत ही मिसरेबल कंडीशन बना देती है हिंदू हिंदू लेडीज की। उसके अलावा हिंदू विडो जो है वो बेसिकली उनका तो उनकी जिंदगी खराब है, ठीक है। उसके अलावा सती जैसी प्रथा होती है वो, डेफिनेटली। तो यहाँ पर कुछ जो हम बात करते हैं, राजा सवाई जय सिंह थे, अम्बेर के, जयपुर। उसके अलावा मराठा जनरल परशुराम भाऊ। ये देखो, ये इतने जबरदस्त पर्सन है, इन लोगों ने काम किया है, लेकिन इनके नाम जो है हिस्ट्री में इतने हाईलाइटेड नहीं है। नोट करो, अभी के अभी नोट करो, मैं बता रहा हूँ। राजा सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर, एंड सेकंड मराठा जनरल परशुराम भाऊ। इन्होंने विडो रिमैरिज जबरदस्त तरीके से फैलाने की कोशिश करी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जाकर के फेल हो चुके थे, है ना। क्योंकि समाज का प्रेशर इतना रहता है ना, बड़ा मुश्किल होता है सोशल रिफॉर्मर्स के लिए काम करना, डेफिनेटली, है ना। देखो, मीनास ऑफ सिविल स्लेवरी की अगर हम बात करें, स्लेवरी इंडिया में भी थी डेफिनेटली। अगर हम बात करें तो यूरोप में ही नहीं थी, ये डेफिनेटली इंडिया में भी थी। दास प्रथा, अगर आपको अब कुछ समझ में आ रहा हो तो, दास प्रथा की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में था ये, है ना। बहुत से यूरोपियन ट्रेवलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब ने रिपोर्ट की इस चीज को। तो देखो, जैसे बहुत सी हायर क्लासेस होती थी, राजपूत, खत्रीज, इसके अलावा कास्ट, ये सब वुमेन स्लेव्स रखते थे अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो यूरोप में जो कंडीशन थी ना स्लेव्स की, उनसे अच्छी कंडीशन थी भारत में, उनसे अच्छा स्टेटस था इनका, स्लेव्स का। तो यूरोप में तो क्या कंडीशन रही है स्लेव्स की, जबरदस्त, बहुत अत्याचार हुआ है उन पे। अगर मूवी बता रहा हूँ, उसको देख लेना। पहली तो मूवी है 12 इयर्स ऑफ स्लेव, स्टीवन मैकक्वीन की जबरदस्त पिक्चर है, 2014 में आई थी, उसको देखना आप, है ना। 12 इयर्स ऑफ स्लेव, उससे आपको पता चले क्या कंडीशन रही है। एक और है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, जैंगो अनचेंड, जैंगो अनचेंड, ठीक है। तो ये कुछ मूवीज हैं, इनसे आपको काफी नॉलेज मिलती है उस टाइम के जो स्लेवरी सिस्टम है, किस तरीके से वहां पर अत्याचार होते थे। उसके अलावा बंगाल, आसाम, बिहार, यहाँ पर भी जबरदस्त यहाँ पर रहा है, ठीक। अच्छा, लास्ट चीज बताता हूँ, लास्ट कहानी का पार्ट है, ये है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या क्या परिस्थिति थी उसकी, क्या डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे। तो देखो, बहुत ही नेग्लेक्टेड सा इस टाइम पे रहा है, डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का, मुगल एम्पायर का। तो अब कौन जो है पैट्रोनेज करेगा इस तरीके के टैलेंटेड पीपल्स को, आर्टिसंस को, कलाकारों को, राइट, आर्टिस्ट को।
जो ये काम करते हैं। हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, ये सब अलग हो ही गए थे। इन सबके ये नए बेसिकली इस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स थे, है ना, उसमें थोड़ा बहुत इनको पैटर्न मिला, लेकिन डिक्लाइनिंग पे था। लखनऊ में असफुद्दौला, उसने बड़ा इमाम बाड़ा बनाया ताकि लोग वहां पर जो है थोड़े एम्प्लॉयड रहे, और जो ये आर्टिसन से आर्किटेक्चर वाले काम करने वाले वो करते रहे 1784 में, है ना। उसके बाद सवाई जय सिंह ने पिंक सिटी बनाई जयपुर। उसके अलावा 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, केयरफुल, बी केयरफुल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, यूपीएससी दोनों में। तो कि 5 ऑब्जर्वेटरीज कहाँ कहाँ बनाई थी। पहली दिल्ली, बता देता हूँ मैं आपको। पहली दिल्ली, सेकंड जयपुर, थर्ड बनारस, फिर मथुरा, एंड फिर उज्जैन। चाहो तो आप इसका कोई एक्रोनिम बना लें, लेकिन एक चीज याद रखना, दिल्ली वाली सबसे पुरानी है। ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी? दिल्ली वाली ऑब्जर्वेटरी। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है, याद रखना। उसके अलावा इन्होंने एक टाइम टेबल भी बनाया था, सेट ऑफ टाइम टेबल, जिसको बोलते हैं जिज मोहम्मद शाही, है ना। जिज मोहम्मद शाही एक टाइम टेबल इन्होंने बनाया, याद रखो, लिख लो इसको। केरला में पद्मनाभपुरम पैलेस बनाया गया साउथ में, है ना, जहाँ पे मुराल पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर भी की गई।